Hi everyone. So in this particular video, we are going to do the first leg of your accounting fundamentals, right? और सबसे पहला leg accounting fundamentals में और क्या हो सकता है? None other than your accounting basics. Now we have designed this particular class in a way so that you understand कि अगर आपने ये कर लिया है तो फिर उसके बाद में there is no turning back. आपको इस वीडियो के अलावा you don't have to see anything else in the accounts. And also one very important question is कि हम beginner हैं, we haven't studied commerce and accountancy, how to deal with this, right? किस तरीके से डील करना है. तो आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा मार्क्स भी इसको अलॉट हुए हैं, राइट? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर APFC जर्नी. सो आई विल इंश्योर कि यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और इन केस अगर गलती से कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, राइट, और अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है, डू कॉमेंट, डू मेल, वॉट एवर. अगर अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सबको इकट्ठा करके मेल कर दो. वी आर रेडी टू हियर, राइट? सो ऑन दैट नोट, लेट अस स्टार्ट with your APFC journey, but first we need to learn the accounting basics, right? So let us start. अब देखो, सबसे पहले अकाउंट के बेसिक्स में आपको कुछ चीजें जाननी जरूरी होती हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई कैन नॉट डू विदाउट इट. ठीक है, हम इसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते. ये तो वैसी वाली बात हो गई कि हाँ भाई, सड़क बनानी शुरू कर दी है और सड़क बनाने का सामान तो हमारे पास है ही नहीं, तो आगे की बातें समझनी है तो ये वाला जो लेग है अकाउंटिंग बेसिक्स का, ये मिस नहीं करना है. बहुत आराम से स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. So let us see that. See, number one is, what do we mean by accounting, right? So there is a definition. Do I really need to talk about the definition? The answer is no, right? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है इस बारे में बात करना. ज़रूरी बात क्या है कि अगर आपका कोई बिजनेस है, छोटा, बड़ा या उससे ज़्यादा बड़ा, बहुत बड़ा बिजनेस, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट टू नो व्हाट इज द प्रॉफिट दैट वी हैव अर्न. ठीक है, क्या प्रॉफिट कमाया है, क्या कमाई हुई है, ऑल दिस थिंग्स वी वांट टू डेफिनेटली नो. तो इसी के लिए हम बनाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्या बनाते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एंड टू बी प्रिसाइज, व्हाट आई मीन बाय बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. वैसे तो इसमें कैश फ्लो भी आएगा, बाकी सारी चीजें भी आएंगी, पर अभी हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे कि भैया आज की डेट में मुझे बताओ व्हाट इज द प्रॉफिट आई एम हैविंग. ठीक है, मैंने कितनी कमाई की. और अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो हर इंसान ये जानना चाहता है कि अच्छा आज की डेट में मेरे पास क्या एसेट है और क्या लाइबिलिटी है. अब लाइबिलिटी ऐसा शब्द है कि नाम से ही समझ में आ जाता है. ठीक है, बचपन से सुनते आ रहे हैं. लाइबिलिटी मतलब क्या? जो चुकाना पड़े, जो चुकाना पड़े. और एसेट मतलब क्या? ये बचपन से मैं सुनती भी नहीं आ रही हूँ, राइट? तो एसेट का मतलब होता है जिससे कमाई हो सके, राइट? द काइंड ऑफ समथिंग दैट आई हैव, जिसके थ्रू मैं आगे कमा सकूं. अब इसका एग्जाम्पल मैं कैसे ले सकती हूँ? सपोज मेरा एक छोटा सा बेकरी बिजनेस है. देखो, हर क्लास में मेरा एक ही छोटा सा बिजनेस होता है और वो है बेकरी बिजनेस, राइट? सो इफ आई हैव अ स्मॉल बेकरी बिजनेस और अब मुझे बिस्किट्स बनाने हैं, तो बिस्किट बनाने के लिए भाई मशीन तो चाहिए, ओवन तो चाहिए मुझे, राइट? सो दैट ओवन इज माई एसेट. क्यों भाई? देखो, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पहला कैरेक्टरिस्टिक, इट इज गोइंग टू बी विद मी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. पहली चीज. दूसरी चीज, इट इज हेल्पिंग मी टू अर्न माई रेवेन्यू, मुझे कमाने में मदद कर रही है. सो दीज टू क्वालिटीज मेक द ओवन माई एसेट. ओके, अंडरस्टूड. नाउ अकाउंटिंग हम किन लोगों के लिए बनाते हैं? कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग होते हैं, राइट? और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग होते हैं. बाहर के लोग कैसे? जिन लोगों ने मेरी कंपनी में पैसा लगाया है, जैसे कि गवर्नमेंट, भी गवर्नमेंट नहीं, इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया है, गवर्नमेंट जिसको टैक्स चाहिए, राइट? क्रेडिटर्स जिन्होंने मुझे पैसा उधार दिया है. ठीक है, जिन्होंने मान लो हो सकता है मेरे बेकरी बिजनेस के लिए चीनी उधार में दी है कि हाँ जी आप ले जाओ, अभी प्रोडक्शन कर लो, बेच देना, पैसे दे देना आराम से.
पर ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस में कैसा कर रही हूँ, राइट? सो एनीवे, इंटरनल यूजर्स में हमारे जो मैनेजर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, दे ऑल वांट टू नो दैट हाउ वी आर डूइंग। एंड एक्सटर्नल यूजर्स में वी हैव द क्रेडिटर्स, वी हैव द इन्वेस्टर्स, राइट, वी हैव द गवर्नमेंट, दे ऑल वांट टू नो कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं बिजनेस में। एज सिंपल एज दैट, राइट? सो दीज आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डेफिनेशन तो पढ़ ली, जो डेफिनेशन इतना ज्यादा याद भी नहीं करनी थी, पर अब मैं एक एक करके एक एक टर्म को क्लियर करते जाएंगे। अब देखो, ये टर्म्स अभी करना क्यों जरूरी है? यू विल फील लाइक क्यों करना है भाई, सीधे काम की बात बताओ। काम की बात भी करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा है, 1 घंटे जब हमारे हो जाएंगे, आई विल टेक अ टेस्ट ऑफ योर्स, राइट? तो जो हमने पढ़ा है और EPFO के PYQs को मिला के कुछ बढ़िया मजेदार सवाल बनाएंगे, एंड ऑन दैट बेसिस यू नीड टू आंसर मी कि भाई कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, ठीक है? तो कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो एंटिटी एंटरप्राइज। अब भाई ये भी कोई समझाने वाली बात है? अगर मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू मैं कुछ कमाने की कोशिश कर रही हूं, सो दैट विल बी कॉल्ड एन एंटिटी। ट्रांजैक्शन क्या है? मेरे बिजनेस में मैं काफी सारे काम करती रहती हूं, जैसे कि रॉ मटेरियल को खरीदना, जैसे शुगर खरीदना, ऑयल खरीदना, फिर उसके बाद प्रोडक्शन करना, राइट? अपने लेबर्स को सैलरी देना, अकाउंटेंट को सैलरी देना, राइट? बिजली का बिल भरना। अब ये सब क्या है? एक एक ट्रांजैक्शंस। क्या है ये? ट्रांजैक्शंस। जैसे कि आप लोग UPI के ट्रांजैक्शन करते हो ना, सिमिलरली बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अच्छा, किसी को उधार सामान बेचना, बिना उधारी के कई बार बिजनेस चल भी नहीं पाते हैं, और उधारी ज्यादा करो तो बिजनेस डूब भी जाते हैं, राइट? सो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, व्हेन यू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट, राइट? उधार सामान बेचना कि अरे भाई साहब आप लेके जाओ, पैसे आप बाद में दे देना। देन यू हैव कैश ट्रांजैक्शंस। काफी बार लिख के रखते हैं ना लोग अपने दुकान में कि भाई साहब उधार मांग के हमको शर्मिंदा मत करना, उधार मांग के हमको शर्मिंदा मत करना। सो दैट इज योर कैश ट्रांजैक्शंस। देन वी हैव बैलेंस शीट, राइट? बैलेंस शीट क्या है भाई? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मुझे कोई ये बता दे कि मैंने साल भर बिजनेस किया तो 31 मार्च को, अब आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि फाइनेंशियल ईयर कैसे चलता है। फाइनेंशियल ईयर कैसे चलता है? सरकार कब अपना कैसे बजट बनाती कि भाई हाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च, सारी कंपनीज इसी तरीके से काम करती हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस बीच में क्या कमाया, क्या खोया, क्या खर्चा हुआ, कितना एसेट है, कितना लाइबिलिटी है। अब कोई समझदार इंसान मुझे ये बता दे कि 31 मार्च के दिन, उसी दिन एज ऑन डेट मेरे पास क्या एसेट है और मेरे पास क्या लाइबिलिटी है। देखो कितनी छोटी सी उम्मीद है कि बस मुझे कोई यही बता दे क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है। तो मैंने कहा हाँ, आप कौन से स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहे हैं? आर यू टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, राइट? तो ये तो हुआ बैलेंस शीट। अब बात करते हैं इसकी। देखो ये थोड़ा सा फॉर्मेट है आपको समझाने के लिए कि बैलेंस शीट दिखती कैसी है। क्या ऐसी दिखती है? नहीं, ये पुराने जमाने की बात है। अब बैलेंस शीट को वर्टिकल बनाया जाता है, पर यहां जो मैं आपको समझाना चाहती हूं आप उसको समझो। देखो बात ऐसी है कि जब भी मैं बात करूंगी एसेट या लाइबिलिटी की, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मेरा एक छोटा सा कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग का मतलब है मेरा एक छोटा सा होम बेस्ड बिजनेस है, राइट? तो अब इस बिजनेस में मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस। सो मैं 10,000 रुपीज लेकर आई इस बिजनेस में। 40,000 रुपीज मैंने बोरो किए अपने दोस्तों से। ओके, सो आज की डेट में मेरे पास टोटल कितना रुपया है? 50,000। कितना रुपया है? 50,000। तो एक ये लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। तो मैंने कहा क्या होती है भाई अकाउंटिंग इक्वेशन? सो बेसिकली उनका जैसे ऐसे कहते हैं ना कि जीवन में सुख और दुख हमेशा बराबर बराबर चलते हैं। इफ यू हैव गॉट सुख, इक्विवेलेंट मात्रा में आपको दुख भी मिलेगा ताकि जीवन बैलेंस रहे। तो इसी तरीके से बिजनेस में भी ये कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा कहीं से आया है तो उसका एक दूसरा इम्पैक्ट भी होगा। तो अगर
ओनर पैसा लेके आया है जिसे हम कहते हैं कैपिटल, जिसको हम कहते हैं पूंजी, राइट। अगर आप पैसे लेके आए हो और आपने बाहर से कुछ बोरो किया है जो कि आपकी लाइबिलिटी है, वापस देना है, इन दोनों को मिलाकर ही आपके पास एसेट होंगी, राइट। कुछ पैसा खुद का लगाया, कुछ उधार लिया और दोनों मिलाकर मेरे पास में मेरी एसेट हुई। अब कुछ लोग इतने दुष्ट होते हैं कि खुद का पैसा लगाएंगे 10 रुपया, राइट, और बाहर वालों से ले लेंगे जी 90 रुपए और कह देंगे अरे जी हम तो 100 रुपए के मालिक हैं। तो दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेराइटी। बट ऑलवेज रिमेंबर, चाहे ट्रांजैक्शन कैसा भी हो, चाहे ट्रांजैक्शन कैसा भी हो, ये इक्वेशन हमेशा ऐसी ही रहेगी। और इसीलिए बैलेंस शीट कैसे बनती है दोस्तों? सो व्हेनेवर आई मेक द बैलेंस शीट ऑन दिस साइड आई राइट ऑल द एसेट्स दैट आई एम हैविंग, ठीक है। सारी एसेट्स जो मेरे पास हैं मैं इस साइड में लिखूंगी और इस साइड में मैं क्या लिखूंगी? सबसे पहले मैं लिखूंगी व्हाट इज द कैपिटल, also called as owner's money, owner's equity, right? And then I will write what are my liabilities, right? मेरी liabilities क्या हैं? अब देखो इन सब के भी अपने अपने प्रकार हैं, अपने अपने टाइप्स हैं। अब जैसे एसेट है, मैं अगर अभी तुमको बता दूं कि एसेट के दो टाइप्स होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। लाइबिलिटीज के 2 टाइप्स होते हैं, वो भी पढ़ेंगे, राइट। पर अभी हम स्केलेटन जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं जी? स्केलेटन जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होती है आपकी बैलेंस शीट। ये होता ना अल्टीमेट डेस्टिनेशन, किसी भी बिजनेस की अल्टीमेट डेस्टिनेशन। तो ये वही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है दोस्तों। जाना कहाँ है? आप पहले मुझे बता दीजिए कि मेरा प्रॉफिट क्या है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द अल्टीमेट डेस्टिनेशन एंड इट इज माई अल्टीमेट डेस्टिनेशन वेयर आई वुड लाइक टू नो what are my assets, what are my capital, what is my outside liabilities। और याद रखना हमेशा दोनों साइड का टोटल बराबर होता है। जैसे कि सबसे पहला ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया कि मालिक जी जो हैं वो 10,000 रुपए लेकर बिजनेस में आए, 40,000 रुपए उन्होंने अपने दोस्त से उधार लिए और ऐसा करके आज उनकी जेब में 50,000 रुपए का कैश है। तो एसेट कितनी है जी? 50,000 की। अब ये देखो दोनों साइड्स हमेशा बराबर होंगी, दोनों साइड्स हमेशा बराबर होंगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर बैलेंस शीट, that is the concept of your balance sheet. Now on that note, what is the concept of profit and loss account, right? Let's know this. तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट होता है कोई भी बता देगा। बचपन से हम हिसाब लगाते आ रहे हैं कि अच्छा हम नानी के यहाँ गए तो हमारी इतनी कमाई हुई और इसमें से मैंने खाने पीने पर इतना खर्चा कर दिया, तो बचा हुआ पैसा कितना है? दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन द P&L अकाउंट, राइट। सो P&L अकाउंट्स हमेशा ध्यान रखना कब से कब तक के लिए बनता है। ये बनता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए। बेसिकली वी वांट टू नो कि इस पूरे साल में, अच्छा बैलेंस शीट कब के लिए बनती है? बैलेंस शीट दोस्तों कब के लिए बनती है? याद रखना बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनती है कि 31 मार्च के दिन, उस दिन बताओ मेरे पास क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है। मेरे पास क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है, आप मुझे बताइए एज ऑन 31 मार्च, राइट। समझ में आ गया? ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब से कब तक का है दोस्तों? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब कि यहाँ ऐसे कह रहे हैं कि वो जो दिन वाला कॉन्सेप्ट था ना वो बैलेंस शीट के लिए छोड़ दो। यहाँ पे आप मुझे पूरे साल की बात बताओ कि ओके व्हाट इज माय रेवेन्यू। अगर तुम्हारा बेकरी का बिजनेस है तो बिस्किट बेच के तुमने कितना रुपया कमाया? आई सेड 100 रुपीज, ओके। सो देन दे आस्क्ड मी कि ओके इफ 100 रुपीज इज योर रेवेन्यू, 100 रुपए ही तुमने कमाए हैं जरा से, अब मुझे ये भी बता दो कि इस 100 रुपए को कमाने में तुम्हारे कितने खर्चे हुए। तो दोस्तों मैंने अपने सारे खर्चे जोड़ दिए, राइट। जस्ट लाइक अ वाइज पर्सन मैंने अपने सारे खर्चे जोड़ दिए और सब खर्चे जोड़ जाड़ के मैंने बता दिए कि जी मेरे 60 रुपीज खर्चा हुए। कितने खर्चा हुए जी? 60 रुपीज खर्चा हुए।
तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत आसान बात है, आपका प्रॉफिट कितना है? मैंने कहा ये लो, ये तो मैं आंख बंद करके बता दूंगी, इट इज 40 रुपीज, इट इज 40 रुपीज। ठीक है, कितना है? 40 रुपीज, राइट? सो दिस इज माई प्रॉफिट। सिंपल कैलकुलेशन, दिस इज कॉल्ड एज P&L अकाउंट। जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, अब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो सारी चीजें सीखते जाएंगे, पर अभी के लिए हम ये सीखेंगे कि ये दो चीजें हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज द बैलेंस शीट। ओके, वेल अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव। और इसके बाद में अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे टाइप्स। क्या देखेंगे भाई? हम देखेंगे टाइप्स। अब देखो, सबसे पहले मैंने ये आपको पढ़ा दिया, एसेट्स क्या है भाई? ये वो चीज है जो मुझे आगे चल के पैसा कमा के देगी। एंड ध्यान, अच्छा चलो मैं एक बात पूछती हूँ आपसे, ये एक थोड़ा सा टॉपिक है कि वैसे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट तो एम्प्लॉय है, राइट? अगर आपके यहाँ अच्छे लोग नहीं हैं, ऑनेस्ट लोग who are working honestly, who are working diligently, then you will not be able to achieve anything. But can I measure the efficiency of my employees in monetary terms? क्या मैं उसे measure कर सकती हूँ? The answer is no. I cannot measure it. ठीक है, मैं ये चीज तो बिल्कुल मेजर नहीं कर सकती कि कोई मेरा एम्प्लॉय कितना एफिशिएंट है या कितना एफिशिएंट नहीं है। आई सिंपली कैन नॉट मेजर दिस, राइट? सो क्या मैं अब इसको एसेट के फॉर्म में लिख सकती हूँ? द आंसर इज नो। सो व्हाट विल बी रिटन इन माय एसेट? मेरी एसेट्स जैसे मेरी मशीन, राइट, जैसे मेरा फर्नीचर, जैसे हमारी फैक्ट्री की बिल्डिंग, राइट, जैसे वो लैंड जिसके ऊपर हमारी फैक्ट्री बनी हुई है, जैसे मान लो मैंने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो, अब पैसा पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, कहीं इन्वेस्ट कर देती हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देती हूँ, राइट? सो वो इन्वेस्टमेंट जो मैंने स्टॉक मार्केट में किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा एक बात बताओ, मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, भाई बेकरी वाला बिजनेस है, कुछ तो स्टॉक रखूंगी मैं, कैश्यूज रखने होंगे, शुगर रखना होगा, फ्लोर रखना होगा, इसके अलावा मुझे ऑयल रखना पड़ेगा, राइट? ऑल दीज थिंग्स आई हैव टू मेंटेन। सो और इसके अलावा अगर मेरे कुछ बिस्किट्स ऑलरेडी बन गए हैं तो वो भी तो मेरा स्टॉक है, जब तक कस्टमर के पास नहीं गया तब तक तो वो मेरा स्टॉक है। तो मैंने कहा जी इसके अलावा एसेट्स में मेरे पास मेरा स्टॉक है जिसको मैं कहती हूँ इन्वेंट्री। तो उन्होंने कहा इन्वेंट्री तो अलग अलग तरीके का हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री भी है मेरे पास, मैंने कुछ बिस्किट्स के लिए कुछ आटे को निट कर रखा है, डो कर रखा है, तो उसको मैं कहती हूँ वर्क इन प्रोग्रेस, काम अभी जारी है, काम अभी चल रहा है, पर ये भी तो मेरी एसेट है, राइट? आगे कमा कर देगा। फिर वैसे बिस्किट्स जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ऐसे बिस्किट्स जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो क्या है? मेरे फिनिश गुड्स। वो क्या है? मेरे फिनिश गुड्स। ये भी मुझे कमा के देगा। सो दैट इज व्हाट एसेट लुक्स लाइक। अच्छा, इसके बाद में मैंने किसी को सामान उधार पे बेचा। मेरी एक दोस्त थी, अब वैसे बिजनेस में देखो कोई दोस्ती यारी चलती नहीं है, पर क्योंकि दोस्त थी तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो मैंने उन्हें सामान उधार पर बेचा। तो क्या मैं पैसा भूल जाऊं, दोस्त से पैसा ना लूं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट? सो आई हैव टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम माई फ्रेंड। सो मैंने उसका नाम अपने बुक्स में लिख लिया एज डेटर्स। क्या लिख लिया? एज डेटर्स, की डियर दोस्त, दोस्ती यारी कुछ नहीं होती, आई यू नीड टू पे मी, राइट, एंड आई नीड टू रिसीव द मनी, आई विल रिसीव इट वन डे। तो अगर अब सामने वाले से पैसा लेना है तो हम उसको क्या कहेंगे जी? डेटर्स। इसको ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहते हैं, याद रखना, दूसरा नाम भी पढ़ा देते हैं, इसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ट्रेड रिसीवेबल्स, कि जी सामने वाले से पैसा आने वाला है, ठीक है, सामने वाले से पैसा आने वाला है, तो हम इसको लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, अंडरस्टूड। इसके अलावा दोस्तों कैश जो है, क्या वो मेरी एसेट नहीं है? बिल्कुल है। कैश चाहे मेरे हाथ में हो, जिसको कहूंगी कैश इन हैंड, या कैश मेरे बैंक में हो, राइट, कैश एट बैंक, दोनों में से जो भी बात हो, ये सब कुछ मेरी एसेट है, ये सब कुछ मेरी एसेट है। अब इन लोगों का मन नहीं भरा कि इतना सिंपल एसेट्स लिख दोगे सीधा सीधा, ऐसे मजा नहीं आएगा। जैसे मिठाइयाँ होती हैं, है ना,
मिठाई है तो एट द एंड तो मीठा ही है, पर सब में अलग अलग वैरायटी है, राइट। सो एसेट्स में भी अलग अलग वैरायटी है। क्या है? वैरायटी। हम एसेट्स को अलग अलग तरीकों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम दोस्तों को डिफरेंशिएट करते हैं ना कि कौन मेरे साथ लंबा समय रहेगा, कौन नहीं रहेगा। सिमिलर फॉर्मेट एसेट्स को भी हम डिवाइड करेंगे, कौन सी एसेट मेरे साथ लंबे समय तक रहेगी, कौन सी एसेट मेरे साथ कम समय तक रहेगी, राइट। इसके अलावा मैं इस बेसिस पे भी डिवाइड कर सकती हूं कि किस एसेट को मैं छू सकती हूं किसको मैं नहीं छू सकती हूं, राइट। सो दीज आर ऑल द बेसिस ऑन टू विच यू कैन डिवाइड योर एसेट्स। नाउ व्हाई डज सच डिविजन एग्जिस्ट? इससे हमें काफी चीजें पता चलती हैं। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, किसी ने कहा कि मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं 50 लाख रुपीस कैश है, क्या वो मेरे लिए ज्यादा स्ट्रांग है या ऐसा बंदा जो कह रहा है कि मेरे पास 45 लाख का लैंड है और 5 लाख कैश में है? व्हाट डू यू टेल मी? बताओ। एज एन इन्वेस्टर मैं किसके पास इन्वेस्ट करना चाहूंगी? एज एन इन्वेस्टर मैं किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहूंगी? ऑब्वियसली दिस वन। रीजन बीइंग इट शोज कि इस बंदे के पास जो 50 लाख रुपए हैं उसने सही तरीके से लगा रखे हैं पैसे। क्यों? क्योंकि आगे चल के इस एसेट की वैल्यू एप्रिशिएट होगी, बढ़ेगी। 50 लाख रुपए तुम हाथ में रख के बैठे हो, कल को कुछ भी हो जाए, ये पैसा इधर उधर हो जाए, देन व्हाट अबाउट द इन्वेस्टर्स? ठीक है, इन्वेस्टर्स बेचारे क्या करेंगे? तो इसीलिए हमेशा एसेट का क्लासिफिकेशन बड़ा ही जरूरी होता है कि भाई तुम्हारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स हैं, कौन सा पैसा तुमने कहाँ लगाया है, राइट। कौन सा पैसा तुमने किस जगह लगाया है, वी वुड डेफिनेटली लाइक टू नो अबाउट इट। फाइन, तो इसको इसलिए हमें यहाँ पर ये जानना जरूरी है। आओ एक एक करके हम एसेट का क्लासिफिकेशन पढ़ना शुरू करते हैं। देखो बैलेंस शीट में जो है ना, एसेट को सिर्फ इसी बेसिस पे लिखा जाता है। बैलेंस शीट में एसेट को सिर्फ इसी बेसिस पे लिखा जाता है। फिक्स एसेट कौन सी दोस्तों? जो मेरे साथ लंबे समय तक रहेगी। फिक्स एसेट कौन सी? जो मेरे साथ लंबे समय तक रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, फॉर एग्जाम्पल लैंड, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग। इट इज गोइंग टू देयर विद मी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पर ऐसी एसेट जिसको मैं विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लूंगी, ऐसी एसेट जिसको मैं विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लूंगी, दैट इज माई करंट एसेट। वो क्या है? मेरी करंट एसेट। कि भाई आज है, जब तक साथ में है तब तक बढ़िया है, और 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, नथिंग वर्क्स विदाउट एग्जाम्पल, राइट। सो करंट एसेट का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? जैसे कि स्टॉक। अब मुझे बताओ, कौन वो मूर्ख है जो चाहता है कि उसके पास स्टॉक 1 साल से ज्यादा का पड़ा रहे? बता दो बस मुझे। Do you think that there is anyone who wants कि उसके पास स्टॉक 1 साल से ज्यादा का पड़ा रहे? क्या कोई है ऐसा? No. अच्छा, क्या कोई ऐसा है जो ये चाहता है कि मैंने किसी को उधार सामान बेच दिया, अब मैं बाद में उनसे ले लूंगा, 1 साल बीत जाने दो जी, बाद में आराम से लूंगा? No one. Everyone wants to recover the money as soon as possible. Everyone wants to sell the stock as soon as possible. और देखो कैश तो फिर है ही करंट एसेट, राइट। सो इस तरीके से ऐसी कोई भी एसेट जो कम समय के लिए मेरे पास है, 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, उसको मैं क्या कह दूंगी? करंट एसेट। ठीक है, बैलेंस शीट में दोस्तों हम यही क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, राइट। और इसमें थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर लेते हैं, जैसे कि टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है। बाकी ये जो यूजेबिलिटी वाला क्राइटेरिया है, दैट इज नॉट सो यूजफुल इन बैलेंस शीट, बट फिर भी हम उसको पढ़ते हैं क्योंकि ये हमें बाकी कॉन्सेप्ट्स में काम आता है। अब चलो फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल का मतलब कैसे? मशीन, क्या मैं इसे छू सकती हूँ? बिल्कुल छू सकती हूँ, ठीक है। ओके, तो ये बताओ, क्या मैं लैंड को देख सकती हूँ, छू सकती हूँ? बिल्कुल छू सकती हूँ। सो इट्स अ टेंजिबल एसेट। पर अगर मैं पेटेंट्स के बारे में बात करूं, पेटेंट्स तो एक डॉक्यूमेंट टाइप है, राइट।
ये ऐसी एसेट है जो सिर्फ मुझे फील होगी, आई कैन नॉट सी दैट, आई कैन नॉट टच दैट, बस मुझे फील होगी। सो पेटेंट्स इज एन इंटेंजिबल एसेट। कई बार ट्रेड सीक्रेट आपके होते हैं, राइट, काफी बार आपके पास कॉपीराइट होता है, ओके ये सब क्या है दोस्तों, ये हैं आपके इंटेंजिबल एसेट्स। इसका एक और वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल इज गुडविल। गुडविल क्या होता है, आई एम श्योर आपके मोहल्ले में कोई समोसे वाली शॉप होगी, राइट, जो बहुत सालों से चल रही है, काफी लोग फेमस हैं, काफी लोग आते हैं उस शॉप में बिकॉज वो बहुत फेमस है। कोई घेवर की शॉप होगी जो बहुत फेमस है, राइट, क्यों भाई, क्योंकि वो सालों से वही काम कर रहे हैं। दे हैव बिल्ट दैट ट्रस्ट, राइट, उन्होंने वो ट्रस्ट बना रखा है, इसीलिए वो आज वहां पे पहुंचे हैं। सो डोंट यू थिंक कि जो ट्रस्ट उन्होंने बनाया उसकी वजह से उनकी सेल्स बढ़ गई? Yes, obviously, so that is called as goodwill, ठीक है। लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं, आपके बिजनेस के बारे में कैसा सोचते हैं, उससे आपकी सेल्स बढ़ रही है, एंड दैट वी कॉल एज गुडविल, ठीक है। हम उसे क्या कहते हैं जी, गुडविल, राइट। इट इज अगेन एन इंटेंजिबल एसेट। अब मेरे को ये कंफ्यूजन था कि इन्वेस्टमेंट्स को मैं यहाँ कहाँ इंसर्ट करूँ, वेयर आई शुड पुट इट अप। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि इन्वेस्टमेंट्स डजंट कम अंडर टेंजिबल इंटेंजिबल, उसका अलग ही सेपरेट एसेट क्लास है, वो अलग है, वो दुनिया से ही अलग है, राइट। सो दैट्स द थिंग। अब यूजेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये क्लासिफिकेशन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो ये जो यूजेबिलिटी वाला क्लासिफिकेशन है दोस्तों, ये अकाउंटिंग के बाकी कॉन्सेप्ट्स में काम आता है, पर तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, जरूरी है ध्यान ना। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है, जैसे अब मेरा बेकरी का बिजनेस है, जो मुझे ओवन की जरूरत है वो मेरी ऑपरेटिंग एसेट है, वो मेरी क्या है जी, ऑपरेटिंग एसेट। द रीजन बीइंग, मेरा जो बिजनेस है, मेरी जो कोर एक्टिविटी है, जिसकी वजह से मैं एग्जिस्ट करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस एग्जिस्ट करता है, वो है ओवन, वो है बिस्किट बनाना, राइट। और बिस्किट बनाने के लिए जरूरी है ओवन, ठीक है। अब यूजेबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मैंने टाटा के शेयर्स खरीदे, भाई बेकरी के बिजनेस में टाटा के शेयर्स क्यों खरीदे? तो मैंने सामने वाले को समझाया, अरे जी मेरे पास पैसा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा लाओ कहीं कमाने के लिए लगा दूं, तो मैंने टाटा में लगा दिया, राइट। तो फिर किसी और ने मुझसे पूछा, पर इसका तो आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद योर बिजनेस। आई सेड यस, राइट। सो इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एसेट। क्या है भाई, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। अगर मैंने टाटा के शेयर्स खरीदे जिसका मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग एसेट। क्या है जी, नॉन ऑपरेटिंग एसेट, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ let's see the classifications and their what you can say definitions. तो सबसे पहले तो देखो करंट एसेट है जी, which can be converted into cash and cash equivalents, आसानी से कैश या उसके बराबर की चीजों में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, ऐसी एसेट्स विच आर वेरी मच इक्वल टू कैश, मतलब कि ऐसे समझो कि इनको रखा है, कैश को रखा है, सेम बात है। जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, जैसे कि आपकी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, इनको आज बेचने जाओगे आज बिक जाएंगे, ये इतनी मार्केट में डिमांड है, राइट, तुरंत तुरंत, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। सो दैट इज कॉल्ड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ऐसी चीजें जो कैश के बराबर ही हैं। तो ऐसी एसेट्स जो आसानी से इसमें कन्वर्ट हो जाए, टिपिकली विद इन एन ईयर, एक साल के अंदर अंदर, उसको हम करंट एसेट कहते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, आपका स्टॉक, ऐसे कोई सिक्योरिटीज जो स्टॉक मार्केट में बिक जाएं, राइट, ऑफिस की कोई चीजें आपने रख रखी हैं, ऐसी कोई भी एसेट जिसको आपको पता है कि आप एक साल से ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे, एक साल से ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे, वो आएगा आपका करंट एसेट में। अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन यहाँ होती है, मतलब ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाती हूँ, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट मतलब ये करंट एसेट का ही छोटा भाई है। यहाँ पे हम थोड़े और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हम कहते हैं जी वैसी एसेट ढूंढ के लाओ जो 90 दिन के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, विद इन 90 डेज। ऐसी एसेट कौन है? तो मैंने कहा सारी करंट एसेट्स ऐसी हैं, बस दो को हटा दो। दो कौन सी है वो?
एक तो तुम स्टॉक हटा दो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोच सकती कि मेरा सारा स्टॉक 90 दिन के अंदर बिक जाएगा। मैं ऐसा नहीं मानती कि मेरा सारा स्टॉक 90 दिन के अंदर अंदर बिक जाएगा, राइट। और दूसरी चीज, अगर मैंने कोई खर्चा एडवांस में दे दिया है, जैसे मान लो मेरे ऊपर सैलरी का खर्चा था, तो मैंने सैलरी का खर्चा अगले साल की सैलरीज भी अभी दे दी। अगले साल का खर्चा अगर मैंने पहले से दे दिया तो मतलब कि मैंने अपने एक्सपेंसेस को प्रीपेड कर दिया, और अब मैं अगले साल शांति से बैठूंगी, राइट। तो इसका मतलब क्या ये मेरी एसेट हुआ? यस। पर क्या मैं इसको कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ? कैसे करोगे भाई? मेरा पिछले अगले साल का खर्चा था, मैंने उसको पहले से ही पे कर दिया है, अब मैं शांति से तो बैठूंगी, अगले साल पे नहीं करना पड़ेगा, तो ये तो मेरी एसेट तो बन गया। पर क्या मैं इससे कैश कमा सकती हूँ? द आंसर इज नो। तो लिक्विड एसेट में याद रखना, सारी करंट एसेट आपकी लिक्विड एसेट हैं, लेकिन स्टॉक घटा देना, प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा देना, ठीक है। ये दो चीजें हमको हटा देनी हैं। लिक्विड एसेट का मतलब ऐसी वो सारी एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, बारिंग आपका स्टॉक हटा दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दो। What is the logic behind this? The logic is simple कि ये दोनों चीजें आप 90 दिन के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती। ये भी कोई कैश वाला आइटम थोड़ी है भाई, कैश नहीं है, खर्चा बस एडवांस में दे दिया है, बस उतनी सी बात है, राइट। चलो नेक्स्ट इज फिक्स एसेट्स। दोस्तों कौन सी होती हैं? लंबे समय तक मेरे साथ रहेंगी, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एटसेट्रा। अब इन एसेट्स को, इसको देखो नॉन करंट एसेट्स भी कहा जाता है। नॉन करंट, जो करंट नहीं है, मतलब कि जो एक साल के अंदर अंदर मैं उसको कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकती, इट इज अ नॉन करंट एसेट। और इस नॉन करंट एसेट को मैं दो पार्ट्स में और फर्दर सब डिवाइड कर सकती हूं, ठीक है। जैसे कि टेंजिबल, इनटेंजिबल। इनमें से अब किसी ने मुझे कहा कि ये सारी फिक्स एसेट हैं, मतलब कि नॉन करंट एसेट है। मैंने कहा हाँ। तो किसी ने कहा चलो मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि इसमें से नॉन, जो आपका इनटेंजिबल है वो कौन सी है। मैंने कहा एल, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पेटेंट्स इनटेंजिबल, ट्रेडमार्क इनटेंजिबल। मुझे पता है, आई कैन फील इट, कि इनसे मेरे को रेवेन्यू होता है, इनसे मुझे रेवेन्यू होता है, ये मुझे पता है। पर कैन आई सी देम? Can I touch them? The answer is no, right? So patents and trademarks is your intangible non-current asset, intangible non-current asset। और ये चार दोस्तों आपके क्या हैं? ये हैं आपके tangible non-current asset। ये क्या है आपके? tangible non-current asset, ठीक है। चलो now next what we have, tangible assets, जिनको आप those who which have physical existence, we can touch, feel and see them, right? तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। intangible assets दोस्तों क्या हैं? just a second। intangible asset, goodwill, मैंने अभी आपको समझाया। पेटेंट्स, ब्रांड, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स, परमिट्स, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। परमिट्स जैसे कि ट्रांसपोर्ट वालों के पास में होता है नेशनल परमिट, ठीक है, पूरा इंडिया घूम सकते हैं वो, ओके। ट्रेडमार्क्स क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए, उसके नाम को बचाने के लिए यू अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क्स, राइट। एंड देन यू हैव कॉपीराइट्स, आपके लिटरेरी सोर्सेज, मैंने कोई किताब लिखी, मैंने कोई मूवी बनाई, राइट, इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट, इट इज अ वर्क ऑफ लिटरेचर, आई वॉन्ट दैट नो वन एल्स शुड कॉपी इट, आई वॉन्ट दैट नो वन एल्स शुड कॉपी इट, सो मैंने कॉपीराइट करा लिया, दैट इज द इंटेंजिबल एसेट। उससे मेरा रेवेन्यू बचता है, उससे मेरा रेवेन्यू बचता है, मतलब बेसिकली नाउ नो वन एल्स कैन कॉपी, दैट मीन्स आई कैन एंजॉय, थोड़ा सा मेरी अपनी खुद की मोनोपोली हो जाएगी, ऑल्दो छोटी सी ही, बट स्टिल आई हैव द काइंड ऑफ मोनोपोली, छोटी सी मोनोपोली, कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट सिर्फ मैं बेचूंगी, ये प्रोडक्ट सिर्फ मैं बेचूंगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रांड्स, पेटेंट, मैंने कोई टैब, मैंने कोविड की वैक्सीन बना दी, मान लो, इट्स अ टेक्नोलॉजी, राइट, हाउ वी हैव मेड इट, दैट्स अ प्रोसेस, तो मैंने उसको पेटेंट करा लिया, मैंने उसको पेटेंट करा लिया, सो नाउ इट्स अ what you can say asset with me, it will help me to earn revenue, but can I see it, can I touch it? The answer is no, right, only I can feel it, right। so इनकी कोई physical existence नहीं है।
इसके बाद में ऑपरेटिंग एसेट्स दोस्तों कौन सी होती हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस टू एग्जिस्ट। ठीक है, अगर मैं बिजनेस कर रही हूं तो भाई मुझे फैक्ट्री बिल्डिंग चाहिए, मुझे इन्वेंट्री चाहिए, राइट, मुझे कॉपीराइट चाहिए, मुझे पेटेंट चाहिए, ये मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है। पर इन्वेस्टमेंट्स, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, बैंक में एफडी करा दी, राइट, ये सब बस मुझे कमा के दे रहे हैं, दे आर नॉट हेल्पिंग टू रन माय बिजनेस, राइट। ऐसा कुछ वो नहीं है कि अगर ये नहीं होंगे तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, स्टॉक नहीं होगा मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं होंगे तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, दैट्स नॉट द केस, राइट। आफ्टर दैट, just a second, you have non-operating asset. So non-operating assets are, those are not required for daily business operations, but फिर भी आपको revenue तो generate करके देंगी, लेकिन not required for daily business operations, daily business के लिए ये जरूरी नहीं है, डेली बिजनेस के लिए ये जरूरी नहीं है। जैसे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि वेकेंट लैंड, खाली लैंड पड़ी हुई है, जमीन लेके डाल दी, लोग कहते हैं ना भाई जमीन में काफी पैसा बचता है, बढ़ता है, आप जमीन लेके डालो, तो भाई खाली जमीन लेके डाल दी, पर इससे मेरा बिजनेस थोड़ी बढ़ रहा है, इससे मेरा बिजनेस थोड़ी बढ़ रहा है, सो दैट इज द केस, इट इज द नॉन ऑपरेटिंग एसेट फॉर मी। ओके, देन वी हैव दी लाइबिलिटीज। ओके, लाइबिलिटीज क्या होता है भाई, लाइबिलिटीज का कॉन्सेप्ट क्या है, एसेट वाला कॉन्सेप्ट हमने पूरा कर लिया। अब देखो, अगर या तो मेरे पास बहुत सारा खुद का पैसा हो, मुझे किसी से उधार ही लेना नहीं पड़ता, मैं अपने पैसे पे काम करती हूँ, बट बिजनेसेस डजंट रन लाइक दैट। ठीक है, बिजनेसेस कभी भी ऐसे काम नहीं करते, एक बिजनेस को चलाने के लिए हमेशा आपको बोरोइंग भी करनी पड़ती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, बोरोइंग भी दो तरीके की हो सकती है। मान के चलो मैंने कोई मशीन उधार पे खरीदी, मैंने कहा जी मैं आपको 1.5 साल में पैसे चुका दूंगी, इट्स अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, क्योंकि 1 साल से ज्यादा समय लगेगा पैसे चुकाने के लिए। एंड उसी जगह पे मुझे अपने बिस्किट्स बनाने थे, मैंने शुगर खरीदी एक सप्लायर से, और उन्होंने मुझे कहा कि आप 40 दिन के अंदर पेमेंट कर देना। नाउ विद इन 40 डेज आई हैव टू मेक अ पेमेंट, इट्स अ करंट लाइबिलिटी, इट्स अ करंट लाइबिलिटी। अब भाई देखो, बिजनेस तो क्रेडिट पे चलता है, मैं किसी को सामान बेचती हूँ क्रेडिट पे, तो उनसे कहती हूँ कि आप मुझे पैसा चुकाना, और उनका नाम लिखती हूँ डेटर में। और अब मैंने अपने बिजनेस के लिए किसी से सामान खरीदा उधार पे, तो मैं उनको क्या कहूंगी, क्रेडिटर्स, क्या कहूंगी, क्रेडिटर्स, क्योंकि मुझे उन्हें पैसा चुकाना है। सो यस, लाइबिलिटीज कैन ऑल्सो बी ऑफ 2 टाइप्स। अच्छा, धीरे धीरे आगे की क्लास में देखो आपको पता चलेगा कि कैसे जो मालिक पैसे लेके आता है, मालिक पैसे लेके आता है, ओनर पैसे लेके आता है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस अपने आप को मालिक से अलग समझता है। ये एक अकाउंटिंग का बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जो हम आगे की क्लास में पूरा समझते जाएंगे। बट एनीवे, लाइबिलिटीज का मतलब अभी हमारे लिए मैं आउटसाइड लाइबिलिटीज ही मानूंगी, क्योंकि जो ओनर की तरफ लाइबिलिटी है वो तो एक इनसाइडर लाइबिलिटी हो गई, राइट। सो बाहर वालों के लिए जो लाइबिलिटी है वो 2 तरीके की हो सकती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। सिमिलरली जैसे आपकी एसेट होती है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, राइट। ऑन दैट नोट आगे हम कंटिन्यू इसको करेंगे, राइट। आज के लिए ये एसेट आपकी कंप्लीट हुई।